पढ़े? चलो, कल हमने पढ़ा था प्रोकैरियोटिक कोशिका। कौन सी कोशिका? अब देखो प्रोकैरियोटिक कोशिका की कुछ बातें आज और करते हैं, अभी बचा हुआ है अपने। प्रोकैरियोटिक कोशिका के बाहर कोशिका भित्ति पाई जाती है। क्या पाई जाती है? ये मान लो कोशिका भित्ति होती है। अब इस कोशिका भित्ति की खास बात क्या है? इस कोशिका भित्ति को बोलते हैं ग्लाइकोकैलिक्स। क्या बोलते हैं? ग्लाइकोकैलिक्स। आगे बात समझ में? और ये किससे बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकेन। आगे बात समझ, किससे मिलकर बनी होती है? फिर इसके बाद में कोशिका झिल्ली क्या क्या मिलेगी? और कोशिका झिल्ली के नीचे, यानी कि कहने का मतलब है कोशिका भित्ति के बाहर एक आवरण पाया जाता है जिसको बोलते हैं ग्लाइकोकैलिक्स। क्या बोलेंगे? और ग्लाइकोकैलिक्स के नीचे आपको मिलेगी कोशिका भित्ति, और कोशिका भित्ति के नीचे मिलेगी कोशिका झिल्ली। अब ये कोशिका झिल्ली हो गई, ये कौन होगी? और कोशिका झिल्ली के अंदर तुम्हें पता है कल अंतर्वलन पाए जाते हैं, कुछ अंगुली के समान कुछ एक संरचना पाई जाती है जगह जगह, जिनको मीजोसोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मीजोसोम्स बोलते हैं। अब देखो इसके अंदर ये साइटोप्लाज्म भरा है। क्या भरा है? अब इसके अंदर है क्या? इसके अंदर मिलेगा आपको राइबोसोम। क्या मिलेगा? अब ये जो राइबोसोम होता ना, ये कौन सा है? तो याद रखो कि ये जो राइबोसोम इनके अंदर पाया जाता है, ये होता है सित्रस प्रकार का। किस कौन सा प्रकार का? सित्रस प्रकार का। आगे बात समझ में, कितने प्रकार का? अब 70 प्रकार के 80 प्रकार के राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं। जब राइबोसोम अपने पूरा टॉपिक आएगा ना, तब मैं बताऊंगा कि 70 प्रकार का क्या होता है, 80 प्रकार का क्या होता है। आई बात समझ में? अभी सिर्फ इतना ध्यान रखो, ठीक है? चलो दूसरा पॉइंट, 70 प्रकार का आ गया। चलो, ये जो राइबोसोम होता है ना, इसका कार्य क्या होता है? तो याद हमेशा याद रख लो, ये प्रोटीन का निर्माण करता है, इसलिए इसको बोलते हैं प्रोटीन की फैक्ट्री। क्या बोलते हैं? तो प्रोटीन का निर्माण करता है, इसलिए इसको हम बोलेंगे प्रोटीन की फैक्ट्री। आगे बात समझे? ठीक है। इनके अलावा और क्या मिलेगा? तो याद करो, इसमें वर्ताकार डीएनए पाया जाता है, और इस वर्ताकार डीएनए को हमने न्यूक्लियोइड नाम दिया था। क्या नाम दिया था? और वर्ताकार डीएनए के अलावा एक और आनुवंशिक पदार्थ पाया जाता है जिसको प्लाज्मिड कहते हैं। क्या बोलते हैं? अब इनके अलावा इनके अंदर क्या मिलेगी? कुछ इस प्रकार की विशेष प्रकार की संरचनाएं पाई जाती है जिनके ऊपर कोशिका झिल्ली नहीं पाई जाती। क्या नहीं पाई जाती है? इनको बोला जाता है, जैसे ये मान लो, ये दो प्रकार का होता है। या तो होगी इनके अंदर भोज्य पदार्थों का संग्रहण। क्या होगी? कुछ कण पाए जाते हैं, इन कणों के अंदर या तो मिलेंगे भोज्य पदार्थ, पोषक पदार्थ, या फिर मिलेंगे अपशिष्ट पदार्थ। क्या मिलेंगे? तो इन्हीं को मिलेंगे, जैसे फॉस्फेट कणिका होगी। जैसे क्या होगी? फॉस्फेट कणिका हो गई। आगे बात समझे? ये ठीक है ना? इनको बोलते हैं क्या? इनको बोलते हैं अंतर्विष्ट पिंड। क्या बोलते हैं? अंतर्विष्ट पिंड बोलेंगे। आगे बात समझ में? और तुम्हें पता है इसके चारों ओर एक हमें मिलेगा कसाब मिलेगा। क्या मिलेगा? कसाब का ये वाला भाग यहाँ से जहां से जुड़ा होता है जिसको बोलते हैं आधार। क्या बोलते हैं? आधार। आधार से ये थोड़ा सा आगे की ओर मुड़ा होता है जिसको बोलते हैं अंकुश। क्या बोलते हैं? अंकुश। अंकुश के आगे जाकर के ये पतला सा तंतु होता है तो इसको बोलेंगे हम तंतु। क्या बोलेंगे? इस प्रकार की छोटी छोटी संरचनाएं पाई जाती है जिसको हम बोलेंगे रोम। क्या बोलेंगे? रोम या पिलाई, जो चट्टानों से या पोषक उत्कों से चिपकने के लिए उत्तरदायी होती है। और ये क्या करती है? गति प्रदान करती है। क्या करती है? गति प्रदान करती है। आगे बात समझ में? ठीक है। मीजोसोम्स पढ़ लिया था हमने। मीजोसोम्स का कार्य क्या बताओ? मीजोसोम्स कोशिका झिल्ली का निर्माण करना, कोशिका भित्ति का निर्माण करना, कोशिका विभाजन में सहायक होना, श्वसन क्रिया करना, एटीपी का संश्लेषण करना, वो सारे मीजोसोम्स के कार्य हो गए। ठीक है, आगे समझ में नहीं आया? तो ये हो गया किसका कंप्लीट? प्रोकैरियोटिक कोशिका कंप्लीट। आगे बात समझे? ठीक है। अब देखो, अब पढ़ते हैं कुछ एक चीजें, जैसे एग्जाम्पल के रूप में आपको समझना है। देखो ठीक है, हाँ एक और चीज मैं बताना भूल गया था इसी के अंदर, चलो वापस बता देता हूं। चलो इसके अंदर ध्यान से सुना, देखो ध्यान से सुनोगे आप थोड़ा सा। देखो ये राइबोसोम है, ये कौन है? ये राइबोसोम हो गया। ये कौन हो गया? ये इस प्रकार के और राइबोसोम हो गए। अच्छा, बहुत सारे राइबोसोम मिलकर के, ये बहुत सारे राइबोसोम है ना, ये सारे राइबोसोम मिलकर के किससे के साथ में जुड़े होंगे? एमआरएनए के साथ। किसके साथ में जुड़े होते हैं? एमआरएनए के साथ। कहने का मतलब है ये राइबोसोम है, राइबोसोम की दो उप इकाइयां होती है। कितनी उप इकाइयां होती है? दो उप इकाइयां होती है। अगर ये 70 इस प्रकार का है, किस प्रकार का? 70 इस प्रकार का राइबोसोम है, तो ऊपर वाली जो उप इकाई होती है वो 30 एस की होती है। कितने की होती है? और ये नीचे वाली जो होती है वो 50 एस की होती है। कितने एस की होती है? 50 एस की होती है। हाँ हाँ, तुम वो मैंने पहले ही बताया था, मुझे पता था तुम यही बोलोगे कि 80 एस हो गए। कितने हो गए?
80S होगी, ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। इसीलिए तो मैंने पहले कहा था कि जब राइबोसोम टॉपिक आएगा ना, तब मैं आपको बताऊंगा ये 70S 50S क्यों होते हैं। इस एस का मतलब होता है स्वेडबर्ग इकाई। क्या होता है? स्वेडबर्ग इकाई। आगे बात समझ में। तो आपको मैं जब बताऊं ना राइबोसोम आने वाला है, या तो कल की क्लास में आ जाएगा या परसों की क्लास में आ जाएगा। जैसे कि इस क्लास के अंदर राइबोसोम टॉपिक आएगा ना, पूर्ण रूप से बताऊंगा कि इसको 70S प्रकार के 70S क्यों बोलते हैं और 80S प्रकार को 80S क्यों बोलते हैं हम। आगे बात समझे। वैसे तो 80S प्रकार वाला 100 का हो जाएगा भाई। 80S की बात करते हैं हम। 80S प्रकार के राइबोसोम की अगर हम बात करें तो इसकी ऊपर वाली इकाई छोटी होगी, नीचे वाली इकाई मोटी होती है। ये जो ऊपर वाली होती है ये आपकी होती है 40S की। कितने की होती है? और ये होती है आपके 60S की। कितने की होगी? तो यहाँ 100 बन गया। कितना बन गया? 100 बन गया। ऐसा कुछ भी याद भी रखना, ये तो बस आपको इसका इकाइयों के नाम याद रखोगे कि ऊपर की इकाई 30S की होती है, नीचे वाली 50S की होती है। आगे बात समझे। अच्छा, अब मेरे को एक बात बताओ, अब ध्यान से सुनोगे आप। देखो, ये है mRNA। कौन है? mRNA। mRNA का मतलब हो गया मैसेंजर राइबो न्यूक्लियस। आगे बात समझे। मैसेंजर आरएनए का पूरा नाम क्या होता है? राइबो न्यूक्लिक अम्ल, राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। आगे बात समझ में। ठीक है, ये क्या है? mRNA। क्या हो गया? mRNA। mRNA का मतलब क्या होता है? मैसेंजर आरएनए। आरएनए 3 प्रकार के होते हैं। आरएनए कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। देखो ध्यान से सुनना, आरएनए आपको ध्यान से सुनना। आरएनए जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला जो आरएनए होता है ना, वो होता है आपके टीआरएनए। क्या होता है? एक आरएनए कौन सा हो गया? टीआरएनए। दूसरा आरएनए जो होता है उसको बोलते हैं एमआरएनए। क्या बोलते हैं? और तीसरा जो आरएनए होता है ना उसको बोलते हैं आरआरएनए। क्या होगा? अब इन तीनों के बारे में कहां पढ़ोगे? तो 12वीं में आओगे तब इनको अच्छी तरह से पढ़ोगे। अभी ये याद रखो, एमआरएनए कौन सा है? तो मैसेंजर आरएनए बोलेंगे इसको, संदेशवाहक। क्या बोलेंगे? अब ये आरएनए किस में मिल रहा है? इसके अंदर, इसके अंदर मिल रहा है। ये रहा, ये आ रहा। आगे बात समझे। ठीक है, फिर क्या है? इस आरएनए के साथ में राइबोसोम चिपके होते हैं ऐसे। कौन चिपके हुए? राइबोसोम चिपके हुए। अच्छा, कितने राइबोसोम हो गए बताओ मेरे को? बहुत सारे हो गए कि नहीं हो गए? एक राइबोसोम थोड़ी है, बहुत सारे राइबोसोम हो गए। तब इसको बोलेंगे, तब इसको बोलेंगे बहुसूत्र। क्या बोलेंगे? बहुसूत्र या पोली राइबोसोम, या पोली राइबोसोम। यहां लिख रहा हूं मैं पोली राइबोसोम, पोली राइबोसोम। बहुसूत्र या पोली राइबोसोम का मतलब क्या हो गया? आरएनए के साथ में बहुत सारे, एमआरएनए के साथ में बहुत सारे राइबोसोम का जुड़कर एक संरचना बनाना बहु पोलिसोम कहला, सॉरी पोली राइबोसोम कहलाता है। आगे बात समझ। या बहुसूत्र बोलेंगे इसको। क्या बोलेंगे? या हम बोलेंगे इसको, हाँ, बहु राइबोसोम भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? बहु राइबोसोम भी। ठीक है, तो ये पॉइंट भी याद रखोगे। चलो अब देखो, अब ये सारी चीजें जो मैंने बताई है ये यहाँ पर लिखी हुई है। ठीक है, चलो राइबोसोम क्या पढ़े? राइबोसोम देखो छोटे होते हैं राइबोसोम जो होते हैं, यानी कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में छोटे मिलेंगे। कितने नैनोमीटर वाले होते हैं? 15 से लेकर के 20 नैनोमीटर वाले होते हैं। क्या नाम है? प्रियांशु। हाँ, कौन सी क्लास में पढ़ता है? थर्ड क्लास में पढ़ता है। आज क्या तेरा बर्थडे? केक खाऊं मैं केक खाऊं और मार छोरा भी खाई है? कहीं ले रहे हो? तो गोले ले रहा है, 4-5 गिनती के गोले ले रहा है, आए को डब्बो खाली ले इतना छोरा है नहीं। इन सबने कौन कौन है? कौन है? क्या कौन कौन है? डर को क्यों? कहना कटो कटेड़ो पापा कहीं गिरे हैं? अरे यार, चलो है कौन पापा? चलो आ जाओ यहाँ वापस। तो यानी कि प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर राइबोसोम मिलेगा। छोटे आकार के होते हैं। छोटे आकार के मतलब हो गया सित्रस वाले। कौन से हो गए? देखो कितने नैनोमीटर वाले होंगे? 15 से 20 नैनोमीटर वाले होते हैं। आगे बात समझते हैं, इनकी छोटे आकार के जीव द्रव्य जिन्हीं से ये जुड़े होते हैं। अब देखो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में 37 प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। 2 उपिकाएं होती है, 50S और 30S। आगे बात। और राइबोसोम का कार्य होता है प्रोटीन का संश्लेषण करना। अब यहाँ पर ये लाइन गलत लिखी है, राइबोसोम प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं, ऐसे लिखोगे। क्या लिखोगे? राइबोसोम प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं। आगे बात समझ, इसको सही कर लेना। फिर बहुत सारे राइबोसोम, इसको भी सही कर लेना।
ठीक है ना, ये भी यहाँ पर गलत लिखी हुई, देखो बहुत सारे राइबोसोम एमआरएनए के साथ, ये राइबोसोम काट देना यहां से, बहुत सारे राइबोसोम एमआरएनए यहां से लिखोगे के साथ जुड़कर एक श्रृंखला बनाते हैं जिसे बहु राइबोसोम, पोली राइबोसोम या बहुसूत्र कहते हैं। आ गया, मैंने ऐसा ही बताया आपको, ये सारी चीजें यहाँ लिखी हुई, ठीक है। फिर इसके बाद में पढ़ा था अंतर्विष पिंड, कौन कौन से पिंड पढ़े थे? इन इनफ्लूइडिस बॉडीज बोलते हैं इनको, इनफ्लूइड बॉडीज, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में बचे हुए पदार्थ जिन पर कोई झिल्ली नहीं पाई जाती है, ये स्वतंत्र होते हैं, जैसे फॉस्फेट कणिका बताया मैंने, या फिर साइनोफाइसिन कणिका जो डब्ल्यूबीसी जैसी होती है, या ग्लाइकोजन कणिका, कौन सी कणिका? ग्लाइकोजन कणिका, ये पाई जाती है। तो याद रखोगे प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में आपको चार ही चीजें याद रखनी है। कितनी चीजें याद रखनी है? एक तो मिलेगा 37 प्रकार का राइबोसोम, एक मिलेगा अंतर्विष्ट पिंड, एक मिलेगा आपको चारों और कोशिका भित्ति जो होती है वो, कोशिका भित्ति के ऊपर एक पतला सा आवरण जो कोशिका भित्ति मान लो उसको, ग्लाइकोकेलिक्स बोलेंगे। ग्लाइकोकेलिक्स जो होती है वो पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है, आगे बात समझ में, ठीक है। अगर वो दृढ़ होती है तो उसको बोलते हैं संपुटिका, और अगर वो ढीली डाली होती है तब बोलेंगे उसको अवपंक परत, क्या बोलेंगे? स्लिम लेयर, आगे बात समझ में। इसके अलावा और क्या याद रखना? इसके अलावा दो चीजें और याद रखो, इसके अंदर जो डीएनए मिलेगा वो कौन सा मिलेगा? वृत्ताकार डीएनए मिलेगा, आगे बात समझ में, नग्न डीएनए होगा, और उस डीएनए के अलावा एक अतिरिक्त डीएनए और पाया जाता है जिसको बोलते हैं प्लाज्मिड, क्या बोलते हैं? इससे ज्यादा कुछ भी याद नहीं रखना। हाँ, एक और याद रखना, अंकुश, क्या याद रखोगे? यानी कि कसाबिका, क्या याद रखोगे? और चारों ओर रोम पाए जाते हैं, आगे बात समझ, इनसे ज्यादा कुछ याद नहीं रखना, ठीक है। चलो पॉइंट देखो अगला, देखो कुछ जैसे कुछ जीव ऐसे होते हैं, जीवाणु ऐसे होते हैं या प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं ऐसी होती है जिनके अंदर गैस रसदानी पाई जाती है। कौन सी रसदानी पाई जाती है? अच्छा, उनके अंदर गैस रसदानी मिलेगी तो वो क्या करेगी? हवा भरी होगी, गैस भरी होगी। अब गैस भरी होगी तो वो उत्प्लावक है, यानी कि तैरने के लिए सहायक होगी कि नहीं होगी? भाई गुब्बारे के अंदर हवा भर दो और गुब्बारे को पानी के ऊपर रखो, वो तैरेगा कि नहीं तैरेगा? मतलब उसके अंदर हमने गैस डाल दी, क्या डाल दी? भाई यही तो काम है कि ट्यूब के अंदर, ट्यूब जो होती है उनके अंदर गैस भर दो, हवा भर दो, हवा भर दो। अब उस ट्यूब को लेकर के आप पानी में कूद जाओ, आप डूब पाओगे क्या? नहीं डूब पाओगे। क्यों? क्योंकि आप क्या करोगे? उत्प्लावन करने लग जाओगे। क्या करने लग जाओगे? तो कुछ कुछ का मतलब हो गया विशेष तौर से कौन सा? नीले हरे शैवाल, कौन से? नीले हरे शैवाल, इनके अंदर क्या मिलेगी? गैस रसदानी पाई जाती है। और इनके अलावा ये क्या करते हैं? बैंगनी तथा हरे प्रकाश संश्लेषी जीवाणु के अंदर भी पाई जाती है। यह भी पॉइंट याद रखोगे, ठीक है। अब आता है यूकैरियोटिक कोशिका, कौन सी कोशिका आती है? यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका अपने कंप्लीट होगी, आज पढ़ेंगे यूकैरियोटिक कोशिका। कौन सी कोशिका पढ़ेंगे? चलो सबसे पहले अब देखो, मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहां से बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे कोशिका भित्ति के बारे में। किसके बारे में? कोशिका भित्ति। पादप कोशिका है तो कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होगी, या हेमीसेलुलोज की बनी होती है, या पेक्टिन की बनी होती है, या प्रोटीन की बनी होती है। ये एक ही, पेक्टिन और प्रोटीन दोनों एक, यानी कि पादप कोशिका है तो पादप कोशिका की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होगी। किसकी बनी होती है? ठीक है। कवकों की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? और जीवाणु की कोशिका पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। ग्लाइकोजन लिखा, ग्लाइकेन कर लेना, ठीक है ना। पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। ये 3 पॉइंट तो रट लो। पादपों की कोशिका भित्ति सेलुलोज की, कवकों की कोशिका भित्ति काइटिन की, और जीवाणु की कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकेन। आगे बात समझे, ठीक है। अब फिर आगे क्या? देखो जीवा, आगे बात, शैवालों की कोशिका भित्ति जो होती है वो सेलुलोज की, या गलेक्टेंस की, या मेनॉन्स की, ये और वे कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। शैवालों की कोशिका भित्ति किन किन की बनी होती है? सेलुलोज की बनी हो सकती है, ठीक है, गलेक्टेंस की बनी होती है, ये सब कार्बोहाइड्रेट। मेनॉन्स की बनी होती है, और या फिर कैल्शियम कार्बोनेट की बनी हो सकती है। आगे बात समझे, ये पॉइंट याद रखो। कोशिका भित्ति कठोर होती है, दृढ़ होती है, जिसके कारण कोशिका को एक निश्चित आकार बनाए रखने का काम करती है। आगे बात समझ। अब इसमें 3 परतें मिलेगी। कोशिका भित्ति में कितनी परतें मिलेगी? 3। पहली परत जो होती है प्राथमिक संस्तर, दूसरी द्वितीयक संस्तर, तीसरी जो होती है मध्य पटलिका। कौन सी होती है? मध्य पटलिका। आगे बात समझ। अब देखो इस डायग्राम को देखो, इस डायग्राम को मत देखो, मैं बता रहा हूं। चलो बनाते हैं हम अपना खुद का। चलो नया ही लेते हैं। देखो ध्यान से सुनोगे, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है समझना आपको। ये मान लो बढ़ाई बनाते हैं। देखो
ये है एक कोशिका। कौन सी कोशिका? एक कोशिका, यूकैरियोटिक है। कैसी है? ये दूसरी यूकैरियोटिक कोशिका है। कौन सी कोशिका आ गई? दूसरी यूकैरियोटिक कोशिका आ गई। ये पहली आ गई, ये दूसरी आ गई, इसके पास में ले लेते हैं, और ये एक और ले लेते हैं। इस कोशिका का ये केंद्रक, इस कोशिका का केंद्रक, ये इस कोशिका का केंद्रक, ये इस कोशिका का केंद्रक, तीनों कोशिका के केंद्रक बना दिए। तीन कोशिका, कितनी कोशिका? पॉइंट नंबर 1, देखो, अगर जब भी पादप कोशिका की कोशिका भित्ति बनती है तो उसमें सबसे पहली परत बनती है हमेशा मध्य पटलिका। क्या बनेगी? प्राथमिक स्तर नहीं बनती है, सबसे पहले जो बनती है वो होती है मध्य पटलिका। क्या होती है? मध्य पटलिका। अब देखो मध्य पटलिका क्या होती है, तो इस दोनों कोशिकाओं के बीच में एक परत पाई जाती है इस प्रकार की, इसी परत को बोलते हैं मध्य पटलिका। क्या बोलते हैं? मध्य पटलिका। इस प्रकार ये कौन सी होगी? मध्य पटलिका। अब मध्य पटलिका, इसका नाम क्या है? मिडिल लेयर, या हम बोलेंगे मध्य पटलिका। मध्य पटलिका, आगे बात समझ में? ठीक है। अब ये जो मध्य पटलिका बनी किसकी होती है, तो याद रखोगे ये कैल्शियम और मैग्नीशियम के पेक्टेड पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? पेक्टेड पाए जाते हैं। उन पेक्टेड से बनी होती है, कैल्शियम की मात्रा ज्यादा होती है, मैग्नीशियम की मात्रा इसमें कम होती है। पेक्टेड का मतलब होता है, आप ऐसे समझ लो कि कहने का मतलब है पैकेट। क्या मिलेंगे? पैकेट। कैल्शियम और मैग्नीशियम पैकेट के रूप में मिल रहे हैं, इनके बीच में पाए जाते हैं। आगे बात समझते हैं, तो याद रखोगे सबसे पहला पॉइंट, मध्य पटलिका सबसे पहले बनती है, और सबसे पहले बनती है, और ये बनी किससे होती है? कैल्शियम और मैग्नीशियम। किससे बनी होती है? और ये दोनों कोशिकाओं के, यानी जो कोशिका होती है इनके बीच के अंदर पाई जाती है। अच्छा एक बात बताओ, दोनों कोशिकाओं को चिपकाने का काम करती है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये सीमेंट का कार्य करती है। किसका काम करती है? सीमेंट का कार्य करती है। किसका कार्य करती है भाई? सीमेंट का कार्य करती है। आया समझ में? नहीं आया? आया समझ में? ठीक है। अब सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट क्या है, ध्यान से सुनोगे। सेकंड पॉइंट आपको, देखो पॉइंट नंबर 1, मध्य पटलिका को सबसे पहले पढ़ो। कोशिका विभाजन के पश्चात, कोशिका जैसे विभाजन हुई उसके पश्चात दो संतति कोशिकाओं के मध्य बनने वाली प्रथम कोशिका भित्ति है। आई बात समझे? ये देखो यहाँ पर, ये जो मैंने बना रखी है, ये पूरी की पूरी, ये जो पूरी बना रखी है मैंने, ये वाली बीच में, ये आपके है मध्य पटलिका। कौन है? और मध्य पटलिका फिर लिखा हुआ, देखो मध्य पटलिका के बारे में, ये दो कोशिकाओं के मध्य सीमेंट का कार्य करती है। किसका कार्य करती है? दो कोशिकाओं को जोड़ने का काम करती है। फिर देखो अगला पॉइंट, इसमें जेली के समान कैल्शियम पेक्टेड के लवण पाए जाते हैं। किसके लवण पाए जाते हैं? कैल्शियम। कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों याद रखोगे, ठीक है? इनके अंदर क्या पाए जाते हैं? लवण पाए जाते हैं। आगे बात, यानी कि कहने का मतलब है मध्य पटलिका कैल्शियम से बनी होती है, सीधा याद। आगे आप समझ, ठीक है? फिर क्या? फिर इसके बाद में देखो, ये वाली जो परत होती है ना, ये वाली परत, ये आगे अब प्राथमिक स्तर। कौन सी आगे? प्राथमिक स्तर। ये वाली आपके प्राथमिक स्तर। तो इस दूसरी वाली कोशिका के अंदर भी तो प्राथमिक स्तर होगी भाई। दो कोशिकाओं के बीच में कौन चिपकी हुई? मध्य पटलिका। तो मध्य पटलिका के बाद में कोशिका आ गई, तो कोशिका की तो पहली परत आएगी, उसको बोलेंगे प्राथमिक परत। प्राथमिक परत जो होती है वो सेलुलोज, हेमी सेलुलोज या प्रोटीन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सेलुलोज, हेमी सेलुलोज या प्रोटीन की बनी होगी, ठीक है? इसके बाद ये आपको ये परत दिख रही है, ये कौन है? ये सेकंड परत है, द्वितीय परत है। कौन सी परत होगी? द्वितीय परत होगी। आगे बात समझ में, द्वितीय परत। अच्छा द्वितीय परत क्या है? द्वितीय परत किससे मिलकर बनी होती है? तो याद रखोगे द्वितीय परत आपके सुबेरिन की, पेक्टिन की और लिग्निन की बनी होती है। किन की बनी होती है? सुबेरिन, पेक्टिन और लिग्निन की बनी होती है। आई बात समझे? अब ध्यान से सुनो, ये जो द्वितीय परत होती है, अगर इस द्वितीय परत के अंदर ऐसे समझ लो कि इस द्वितीय परत के अंदर लिग्निन की मात्रा कई कई जगह क्या होती है? कम होती है। जैसे मान लो इसी में चलते हैं, देखो ये प्राथमिक परत होगी। कौन सी परत होगी भाई? प्राथमिक स्तर होगी। अब इसके नीचे मान लो ये द्वितीय परत मिल रही है। अभी द्वितीय परत, ये द्वितीय परत है। ये कौन सी परत है? ये द्वितीय परत। अब द्वितीय परत में क्या हो रहा है कि द्वितीय परत में, द्वितीय परत जो होती है वो लिग्निन सुबेरिन की बनी होती है। अब इस द्वितीय परत के अंदर कई जगह द्वितीय परत नहीं पाई जाती, लिग्निन कम पाया जाता है।
या लिग्निन पाया ही नहीं जाता। आई बात समझ में? नहीं समझ में आया? चलो वापस समझना आपको ध्यान से, ठीक है ना? वापस कैसे समझोगे? ऐसे समझो, ये है कोशिका, ये क्या है? कोशिका। आई बात समझ में? ये इसकी प्राथमिक परत होगी। कौन सी परत होगी? प्राथमिक परत होगी। अब प्राथमिक परत होगी, अब इसके बाद में ये दूसरी परत बनी है लिग्निन की। किससे बनी होती है? लिग्निन की। अब कुछ जगह लिग्निन नहीं पाया जा रहा, देखो यहां पर लिग्निन मिल रहा है क्या? नहीं मिल। अब ऐसे की ऐसे मान लो ये कोशिका और है, ये दूसरी वाली कोशिका होगी। दोनों कोशिकाओं के मध्य जहां पर लिग्निन नहीं है, जैसे मान लो यहां पर लिग्निन नहीं है, यहां पर क्या नहीं है? लिग्निन नहीं है, तो इनका जो जीव द्रव्य होता है ना, वो क्या हो जाता है? आदान प्रदान हो। जीव द्रव्य क्या होता है? आदान प्रदान। यानी कि जहां लिग्निन नहीं है, बीच के अंदर लिग्निन नहीं है, द्वितीय परत के अंदर लिग्निन नहीं है, वहां पर जीव द्रव्य आदान प्रदान हो जाता है। क्या हो जाता है? यानी कि जीव द्रव्य आदान प्रदान होने का मतलब है इनका कोशिका द्रव्य जो होता है ना, साइटोप्लाज्म जो होता है, वो आदान प्रदान होता रहता है। अच्छा, जिस जिस बिंदु से साइटोप्लाज्म आदान प्रदान होता है उसको बोलते हैं जीव द्रव्य तंतु। क्या बोलते हैं? जीव द्रव्य तंतु। आगे बात समझ में? अंग्रेजी में नाम याद रखोगे, प्लाज्मो डेस्मेटा। आगे बात समझे? यानी कि यहां पर ये कौन है? ये प्लाज्मो डेस्मेटा कौन है? और इस प्लाज्मो डेस्मेटा में यहाँ का जीव द्रव्य और ये यहाँ का जीव, सॉरी साइटोप्लाज्म, ये साइटोप्लाज्म इधर चला गया, इधर इसका साइटोप्लाज्म इधर आ गया। इसी को बोलते हैं आदान प्रदान करना। आगे बात समझे? तो कहने का मतलब जहां लिग्निन नहीं है द्वितीयक परत में, वहां पर प्लाज्मोडेस्माटा बनेगा। क्या बनेगा? प्लाज्मोडेस्माटा बनेगा। और जहां प्लाज्मोडेस्माटा बनेगा वहां पर इनका सॉरी कोशिका द्रव्य क्या होगा? आदान प्रदान हो जाएगा। आगे बात समझ? पॉइंट नंबर 2। अभी मैंने कहा था इसके चारों ओर आपको मध्य परत देखने को मिलेगी। ऐसे कौन सी परत देखने को मिलेगी? अब ये जो मध्य परत होती है, अब तुम्हें पता है सबसे बढ़िया कहानी है, ध्यान से सुनोगे। आपने कभी आम देखा होगा? कच्चा आम देखा होगा? वो कठोर होता है। कैसा होता है? पकने के बाद में वो मुलायम हो जाता है। आगे बात समझो, आम पहले कच्चा था, फिर कैसा हो गया? पक गया। पकने के बाद में वो हो गया मुलायम। क्या हो गया? ऐसे भी आपने कच्चे फलों को देखा होगा, लगभग लगभग कच्चे फल जो होते हैं वो जब कच्चे होते हैं तब वो कठोर होते हैं और पकने के बाद में मुलायम हो जाते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? ये मध्य पटलिका। कौन है? मध्य पटलिका। यानी कि कच्चे पदार्थों के अंदर कोशिकाओं के बीच में जो मध्य पटलिका पाई जाती है ना, ये बनी हुई होती है, यानी कि पूर्ण रूप से बनी हुई होती है। कैल्शियम पाया जाता है इनके अंदर, और कैल्शियम इनको कठोर रखेगा। कैसा रखेगा? कठोर रहेगा। लेकिन पकने के बाद में ये जो मध्य पटलिका होती है ना, ये गुल जाती है, खत्म हो जाती है। क्या हो जाती है? हाँ, तो कब कद की पकड़ा दी? ये क्या हो जाती है? गुल जाती है। क्या हो जाती है? अच्छा, गुल जाएगी तो एक बात बताओ, जो कोशिका के बीच की चीज है, कोशिका के बीच में पाई जाने वाली चीजें गुल जाती है, खत्म हो जाती है, कैल्शियम लवण खत्म हो जाते हैं, तो इनके बीच में खाली स्थान आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? अब खाली स्थान आ जाएगा तो ये बताओ मुलायम होगा कि अब कठोर रहेगा? अब मुलायम हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? तो यही कारण है, अगर प्रश्न पूछ देते कि कच्चे फल कठोर क्यों होते हैं और पक्के फल मुलायम क्यों होते हैं, कारण याद रखोगे, मध्य पटलिका गुल जाती है। क्या हो जाती है? मध्य पटलिका गुल जाती है। आगे बात समझे? तो ये पॉइंट याद रखोगे, ठीक है? चलो, शो कर रखा मैंने, देखो फलों के पकने के समय मध्य पटलिका गुल जाती है, जिससे पके हुए फल मुलायम हो जाते हैं। आगे बात समझ? ठीक है। अब इसके बाद में पढ़ेंगे प्लाज्मोडेस्माटा। अब प्लाज्मोडेस्माटा क्या है? हाँ, प्लाज्म, ये ऐसे नहीं याद रखना। प्लाज्मोडेस्माटा दो कोशिकाओं के मध्य पाई जाने वाली दो कोशिकाओं के मध्य पदार्थों का आगमन है तो पाए जाने वाला एक छिद्र होता है, जिसको बोलेंगे प्लाज्मोडेस्माटा। यानी कि ये वाली कोशिका, एक कोशिका ये हो गई और दूसरी कोशिका ये हो गई, इनके बीच में ये पदार्थों का क्या करता है? आदान प्रदान करता है। क्या करता है? और इसका निर्माण कब कहां पर होता है? लिग्निन की जहां मात्रा कम होती है, कोशिका है उस कोशिका में जहां लिग्निन की मात्रा कम होगी वहां पर इसका निर्माण हो जाएगा। आगे बात, हाँ हाँ, सब में होता है। अगर कोशिकाओं में अगर साइटोप्लाज्म का आदान प्रदान नहीं होगा तो वो कोशिका काम ही नहीं करेगी, उसके पास में पोषक पदार्थ कैसे पहुंचेंगे फिर? हालांकि कोशिका झिल्ली तो पहुंचा सकती है, लेकिन पदार्थों का आगमन करने के लिए भी तो कुछ चाहिए। आगे बात समझ में? ठीक है, चलो अब पढ़ेंगे कोशिका झिल्ली के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? देखो, कोशिका झिल्ली, अन्य नाम देख लो, इसको बोलते हैं प्लाज्मा झिल्ली। क्या बोलते हैं?
इसको अंग्रेजी में बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं? तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बाह्य कला या कोशिका कला, सेल, जीव द्रव्य कला, चयनात्मक पारगम्य झिल्ली, कोशिका मेम्ब्रेन या परत। आगे बात समझे। अब देखो कौन कौन से नाम याद रखने, प्लाज्मा झिल्ली याद रखना, ठीक है, कोशिका कला नाम याद रखना, जीव द्रव्य कला नाम याद रखना, और पारगम्य झिल्ली या चयनात्मक पारगम्य झिल्ली याद रखना, या एक और नाम याद रखना, प्लाज्मा लेमा। प्लाज्मा लेमा, क्योंकि आगे एक चैप्टर पढ़ेंगे उसमें एक नाम आएगा सार्कोलेमा। क्या नाम आएगा? सार्कोलेमा। सार्कोलेमा जो होती है वो तंत्रिका कोशिका होती है ना, उसकी बाहरी झिल्ली होती है, उसको सार्कोलेमा बोलते हैं। तो सार्कोलेमा आया कि नहीं आया? ठीक है, तो यहाँ पर भी इसको नाम याद रखो, प्लाज्मोलेमा। क्या याद रखो? तो क्या क्या नाम याद रखोगे? प्लाज्मा झिल्ली बोल दो, इसको बाह्य कला बोल दो, जीवद्रीय कला बोल दो, पारगम्य झिल्ली बोल दो, और कोशिका मेम्ब्रेन बोल दो। अगली बात समझो, ठीक है। कोशिका द्रव्य को चारों ओर से घेरे हुए कोशिका झिल्ली कहलाती है। यानी कि ये कोशिका द्रव्य हो गया पूरा का पूरा, इसको जो घेर के रखती है उसको कोशिका झिल्ली बोलेंगे, ठीक है। तीन चीजों से मिलकर बनी होती है, फास्फोलिपिड, ग्लाइकोप्रोटीन और वसा से। किस किस से मिलकर बनी होती है? अब ये फास्फोलिपिड ग्लाइकोप्रोटीन क्या होता है? आगे बात समझो। वसा, हालांकि ये लिपिड आ गया तो वसा लिखने की जरूरत नहीं है, आप तो दो ही नाम याद रखो, या तो ये फास्फोलिपिड या फास्फोलिपिड व ग्लाइकोप्रोटीन से मिलकर बनी होती है, ठीक है। इसे चयनात्मक पारगम्य चयनात्मक झिल्ली, या इसको ऐसे लिखो कि चयनात्मक झिल्ली हटाओगे यहां से, चयनात्मक पारगम्य झिल्ली भी कहते हैं, क्योंकि ये पदार्थों का चयन कर कोशिका में भेजती है। ऐसी कोशिका होती है, कोशिका झिल्ली ऐसी होती है जो कि सभी पदार्थों को अंदर जाने नहीं देती है। ये क्या करेगी, जो आवश्यक पदार्थ है उसी को अंदर लेके अनावश्यक पदार्थों को बाहर रोक देती है। इसलिए ये क्या कर रही है, सिलेक्शन कर रही है। क्या कर रही है? सिलेक्शन कर रही है। इसलिए हम इसको बोलेंगे सिलेक्टेबल। क्या बोलेंगे? सिलेक्टेबल मेम्ब्रेन। आगे बात समझ में, कि यानी कि ये चयन करेगी और तभी आगे भेजेगी, नहीं तो नहीं भेजती है, ठीक है। अच्छा, एक और काम करती है, ये क्या करती है, जीव द्रव्य की रक्षा, यानी जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म को निश्चित आकृति प्रदान करने का कार्य करती है। आगे बात समझते हैं। ये डायग्राम अभी आपको कुछ याद रखना, बाद में मैं बताऊंगा, ठीक है। चलो, इसके बाद में क्या है, अब देखो प्लाज्मा झिल्ली के ऊपर कौन कौन से सिद्धांत आए थे, ठीक है। सबसे पहला सिद्धांत सैंडविच मॉडल। कौन सा मॉडल आता है? 1935 में डेनियली और गलत है यहाँ, ये तो सही है, रॉबर्टसन वाला सही। चलो कोई बात नहीं, डेक्सन ही है वैसे तो, कर लेना, इसको सही करवा दूंगा मैं, ठीक है। लिखोगे तब मेरे को बता। 1935 में डेनियली और डेक्सन नामक के दो वैज्ञानिकों ने प्रस्तुत किया था, और इन्होंने एक बात बोली थी कि कोशिका झिल्ली प्रोटीन और फास्फोलिपिड की बनी होती है। क्या क्या बोला था इन्होंने? कोशिका झिल्ली प्रोटीन और फास्फोलिपिड की बनी होती है, ठीक है। लिपिड झिल्ली के अंदर होता है, दो सतहों के रूप में मिलेगा, ध्रुवीय सिरा इसका बाहर होगा, पूंछ सिरा अंदर की ओर होगा। फास्फोलिपिड की झिल्ली में गोलाकार प्रोटीन पाए जाते हैं, ये इसका, ठीक है। फिर इसके बाद में इकाई झिल्ली मॉडल आया। कौन सा मॉडल आया? इकाई झिल्ली मॉडल 1956 में रॉबर्टसन ने प्रस्तुत किया था। इसके अनुसार कोशिका झिल्ली प्रोटीन व फास्फोलिपिड की बनी होती है, जिस पर रेशेदार प्रोटीन पाए जाते हैं। जिस पर कौन से प्रोटीन पाए जाते हैं? रेशेदार प्रोटीन पाए जाते हैं। देखो ये तो हो गया, देखो ये तो हो गया आपके वसा, क्या हो गया? फास्फोलिपिड। कौन हो गया? और ये हो गया प्रोटीन। ये कौन हो गया? प्रोटीन हो गया। आगे बात समझे, ये वसा की दो परतें हो गई, होगी दो परतें, ऐसे कितनी परतें होगी? और ये बाहर बाहर की और कौन सी परत होगी? प्रोटीन की परत होगी, ठीक है। अब इसमें भी सेम टू सेम ऐसा बताया था, ये देखो वसा की दो परतें हो गई, आगे बात समझ, और इनके बीच में ये प्रोटीन हो गया, और प्रोटीन के ऊपर ये रेशेदार प्रोटीन हो गया। आगे बात समझ में, कौन से प्रोटीन हो गए? रेशेदार। आगे बात समझ में, ठीक है। अब मेन कौन सा है? तो मेन आपको ये तीसरा याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके, और अच्छी तरह से समझना। सिंगर व निकोलसन का मॉडल है, जिसका नाम 1972 के अंदर प्रस्तुत किया था, जिसका नाम है फ्लूइड मोजेक मॉडल या तरल मोजेक मॉडल। तरल मोजेक मॉडल। आगे बात समझे, तरल मोजेक मॉडल। अब इनके अनुसार ध्यान से सुनोगे, इस डायग्राम को ऐसे मत याद करो, मैं ताने सब बढ़िया तरिया चीज बताऊं इसका, ठीक है। ध्यान देखो, क्या पढ़ रहे हैं हम?
तरल मोजेक मॉडल पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? तरल मोजेक मॉडल पढ़ रहे हैं। अच्छा, किस वैज्ञानिक ने कब दिया था? 1972 के अंदर सिंगर व निकोलसन ने। किसने दिया था? सिंगर व निकोलसन नामक के दो वैज्ञानिकों ने मिलकर दिया था। अब ध्यान से सुनोगे इन्होंने क्या बात बोली थी। ये मॉडल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? इन्होंने कहा कि कोशिका झिल्ली में दो परतें मिलेगी आपको। कितनी परतें मिलेगी? दो परतें मिलेगी। जैसे ये एक परत होगी और ये दूसरी परत होगी। पॉइंट आया समझ में? ठीक है। अब इस जो दोनों परतें होती है ना, ये वास्तविकता में किससे मिलकर बनी होती है? तो याद रखोगे ये दोनों परतें होती है ना, फास्फोलिपिड से मिलकर बनी होती है। किससे मिलकर बनी होती है? यानी कि कोशिका झिल्ली के अंदर दो परतें मिलेगी, दोनों परतें फास्फोलिपिड से मिलकर बनी होगी। किससे मिलकर बनी है? तो इस कोशिका के अंदर ध्यान से सुनोगे, ये है फास्फोलिपिड। कौन है? ये फास्फोलिपिड। आगे बात सुन, ये एक परत होगी। ये कौन सी परत होगी? ये अब दूसरी परत होगी। कौन सी परत होगी? ये दूसरी परत होगी। दो परतें हो गई। अच्छा, अब दोनों परतों में ध्यान से सुनो। मैंने इस प्रकार का डायग्राम बनाया। ये जो संरचना है ना, ये वास्तविकता में है क्या? ये है फास्फोलिपिड। क्या है? फास्फोलिपिड। क्या है? फास्फोलिपिड। फिर से समझना। इस प्रकार ये इसका ये जो ऊपर वाला जो सिरा होता है ना, ये होता है ध्रुवीय सिरा। कौन सा सिरा होता है? ध्रुवीय सिरा। अब ये जो ध्रुवीय सिरा होता है इस फास्फोलिपिड का, ये किससे मिलकर बना होता है? तो याद रखो, ये फॉस्फेट से बना होता है। किससे मिलकर बना है? फॉस्फेट। अब मेरे को एक बात बताओ, लिपिड का मतलब तो होता है वसा। क्या होता है? अच्छा, वसा जल के अंदर घुलनशील होता है कि नहीं होता है? वसा जल के अंदर घुलनशील नहीं होता। तो ऊपर वाला सिरा कौन सा हो गया? फॉस्फेट का। नीचे वाला सिरा हो गया लिपिड का, वसा का। किसका हो गया? तो अब मेरे को बताओ, ऊपर वाला सिरा जल में घुलनशील होगा, नीचे वाला नहीं होगा ना? क्यों नहीं होगा? क्योंकि ऊपर वाला बना किससे है? फॉस्फेट से। किससे बना है? और फॉस्फेट जो होता है ये क्या है? जल में घुलनशील। जल में घुलनशील। आगे बात समझ में? अरे आया नहीं आया? ठीक है। दूसरा, दूसरा जो नीचे वाला, ये नीचे वाला सिरा है, ये पूरा का आगे बात समझ। ये किससे मिलकर बना होगा? वसा से मिलकर बना होगा। किससे मिलकर बना है? अच्छा, वसा से मिलकर बना है, तो ये कैसा सिरा है? अध्रुवीय सिरा है। कैसा है? अध्रुवीय सिरा। अच्छा, अध्रुवीय सिरा है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जल के अंदर घुलनशील नहीं है, अघुलनशील है। क्या है? अघुलनशील है। आगे बात समझ में? अच्छा, जो घुलनशील नहीं है उसको तो हम बोल रहे हैं हेड। क्या बोल रहे हैं? हेड, यानी कि सिर। क्या बोल रहे हैं? सिर। और दूसरा क्या बोल रहे हैं? पूंछ। क्या बोल रहे हैं इसको? पूंछ। आया समझ में? नहीं आया? तो कहने का मतलब है कि कोशिका झिल्ली निकोल्सन का तरल मोजेक मॉडल जो होता है ना, इसके अंदर दो प्रकार की परतें मिलेगी, और दोनों परतें जो होती है वो विशेष तौर से किससे मिलकर बनी होती है? फॉस्फोलिपिड से मिलकर बनी होती है। किससे मिलकर बनी होती है? फॉस्फोलिपिड से मिलकर बनी होती है, जिसमें एक सिरा ध्रुवीय होता है और एक सिरा अध्रुवीय होता है। अब ध्रुवीय सिरा जो होता है वो जल के अंदर घुलनशील होता है, और अध्रुवीय सिरा जो होता है वो जल विरागी होता है, जल के अंदर घुलनशील नहीं होता। आ गया समझ में? नहीं आया? इतना समझ में आ गया? ठीक है। अब दूसरा पॉइंट, फिर इसके बाद में क्या याद रखोगे? याद रखोगे इसमें दो प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं। कितने प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं? दो प्रकार के। यानी कि इसी भित्ति के अंदर, ध्यान से सुनोगे, इसी भित्ति के अंदर, इसी परत के अंदर दो प्रकार के प्रोटीन मिलेंगे आपको। दो प्रकार के प्रोटीन। प्रोटीन कौन कौन से हैं? तो ध्यान से सुनो। देखो, एक प्रोटीन तो बाहर की ओर मिलेगा ऐसे। तो बताओ बाहर की ओर कितने प्रोटीन मिल रहे हैं? कुछ प्रोटीन बाहर की ओर मिल रहे हैं और कुछ प्रोटीन, ये तो बाहर की ओर मिल रहे हैं। चलो इसको भी बना देते हैं। अगली बात समझे। अब एक प्रोटीन ये देखो,
आया समझ में? अब जो बाहर की और जो प्रोटीन है ना, इस प्रोटीन को बोलते हैं परिधीय प्रोटीन। क्या बोलते हैं? परिधीय प्रोटीन। और जो अंदर की ओर पाया जा रहा है इसको बोलते हैं अंगभूत प्रोटीन। क्या बोलते हैं? अंगभूत प्रोटीन। तो यानी कि कहने का मतलब है कोशिका झिल्ली में कितने प्रकार के प्रोटीन पाए जा रहे हैं? 2 प्रकार के प्रोटीन। इसीलिए तो ये सर्वमान्य सिद्धांत है। कैसा सिद्धांत है? क्यों मान्य? क्यों मान्य? क्योंकि इसने हर एक डिटेल बताई। यानी कि इसके अंदर जो कोशिका झिल्ली के अंदर जो जितने भी पदार्थ पाए जाते हैं उनकी सारी की सारी डिटेल इसने बताई थी। अच्छा, इतना समझ में आया? अंगभूत प्रोटीन हो गया एक, दूसरा परिधीय प्रोटीन हो गया। अब मेरे को यह बताओ किस प्रोटीन को आसानी से हटाया जा सकता है? जो परिधि के ऊपर पाए जाते हैं इनको आसानी से हटाया जा सकता है, और जो अंदर की ओर पाए जाते हैं उनको आसानी से नहीं हटाया जा सकता। अब इसको तरल मोजेक मॉडल क्यों कहते हैं? तो हमारी एनसीईआरटी के अंदर लिखा है कि ये जो मॉडल है ना, यानी कि कोशिका झिल्ली कुछ इस प्रकार दिखाई देती है जैसे एक समुद्र के अंदर बर्फ के गोले तैर रहे। क्या तैर रहे? अब बताओ मेरे को, ये तो समुद्र हो गया पूरा का पूरा, तरल पदार्थ हो गया, और इस तरल पदार्थ के अंदर ये प्रोटीन बाहर की ओर लगे हुए हैं, तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई बर्फ है। क्या है? बर्फ। यानी कि वही वाली बात है, पानी है, पानी के ऊपर क्या दिख रहा है आपको? बर्फ दिख रहा है, तैरता हुआ बर्फ नजर आ रहा है। तो उसी प्रकार ये दिखाई दे रहा है। आगे बात समझे? पॉइंट नंबर 2, तीसरा पॉइंट। अब देखो, क्या इतना ही है क्या? नहीं। ये जो प्रोटीन होते हैं ना, अगर इस प्रोटीन से, ध्यान से सुनोगे, अगर इस प्रोटीन से कुछ कुछ इस प्रकार की आपको कार्बोहाइड्रेट जुड़े होते हैं। कौन जुड़े होते हैं? इस प्रोटीन से कुछ इस प्रकार के आपको क्या मिलेंगे? कार्बोहाइड्रेट जुड़े होते हैं। क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट यहां पर इस प्रकार जुड़े होते हैं। ठीक है? अच्छा, प्रोटीन से जुड़े और कार्बोहाइड्रेट जुड़े, तो कार्बोहाइड्रेट को बोलेंगे हम ग्लाइको। क्या बोलेंगे? ग्लाइको। अगर ये प्रोटीन के साथ में जुड़े हुए तो क्या नाम बन गया? ग्लाइको प्रोटीन। क्या नाम बन गया? और अगर ये लिपिड के साथ में जुड़े हुए, मान लो जैसे ये रेशेदार ये ऐसे ऐसे जुड़ गया, तो बताओ अब की बार ये लिपिड के साथ में जुड़ा हुआ तो इसका नाम क्या हो जाएगा? ग्लाइकोलिपिड। क्या नाम हो जाएगा? ग्लाइकोलिपिड। आई बात समझ में नहीं आया? अरे आया कि नहीं आया? तो यही तो सारी चीज हम यहाँ पढ़ रहे हैं, बस और क्या है इसी में, तो यही तो चीज पढ़नी है। देखो, 1972 में सिंगर व निकोलसन द्वारा प्रस्तुत किया गया मॉडल है, जिसके अनुसार कोशिका झिल्ली में वसा की 2 परतें पाई जाती हैं, जो फास्फोलिपिड की बनी होती है, जिसके भीतर प्रोटीन गति करते रहते हैं। झिल्ली के भीतर गति करने की क्षमता उसकी तरलता के ऊपर निर्भर करती है। आगे बात समझे? यहां पर भी ऐसा कैसा, देखो ये परिधीय प्रोटीन हो गया, ये पूरा का पूरा अंगभूत प्रोटीन हो गया, ये कार्बोहाइड्रेट, यानी कि अगर ये प्रोटीन से जुड़े तब तो ग्लाइकोप्रोटीन है, और अगर ये लिपिड से जुड़े तो इसका नाम क्या हो गया? ग्लाइकोलिपिड। इसके बाद में यहां पर पढ़ो, यहां पर पढ़ लो, अंगभूत प्रोटीन, ये प्रोटीन झिल्ली के अंदर धसे हुए होते हैं, और परिधीय प्रोटीन जो होते हैं ये झिल्ली की सतह के ऊपर पाए जाते हैं। ये देखो, आगे बात समझ नहीं है? ठीक है। विभिन्न कोशिकाओं में प्रोटीन व लिपिड का अनुपात अलग अलग होता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्या सभी कोशिका झिल्ली के अंदर प्रोटीन और लिपिड का अनुपात समान होता है? क्या नहीं होता? आगे बात समझे? क्यों नहीं होता? जैसे एग्जांपल दे रखा आपने आरबीसी। क्या नाम दे रखा है? आरबीसी। आरबीसी जो होती है ना, उस आरबीसी का ध्यान रखना। अच्छा, आरबीसी के बारे में इतना अध्ययन क्यों किया? क्योंकि आरबीसी के अंदर कोशिकांगों की संख्या कम होती है, केंद्रक वैसे ही नहीं पाया जाता है, तो अध्ययन करना क्या हो जाता है? आसान हो जाता है। तो आरबीसी की जो कोशिका झिल्ली होती है, उस कोशिका झिल्ली में 52% तो मिलता है प्रोटीन। क्या मिलता है? और 40% क्या मिलता है? लिपिड। क्या मिलता है? लिपिड। अब ध्यान से सुनो, प्रतिशत अलग होता है इनका, और प्रतिशत अलग होता है इनका, ठीक है ना, और संख्या अलग अलग होती है। याद रखोगे, किसी भी कोशिका झिल्ली में लिपिड की संख्या ज्यादा होती है और प्रोटीन की संख्या क्या होती है? कम होती है। ये ध्यान रखोगे। तो फिर सर, प्रोटीन की संख्या आप तो कम बता रहे हो, लेकिन प्रतिशत यहां पर क्या मिलेगा आपको? ज्यादा मिलेगा। क्या मिलेगा? ज्यादा मिलेगा। आगे बात, संख्या कम हो सकती है, तो प्रतिशत में, संख्या में रात दिन का अंतर है। हाँ, लेकिन प्रोटीन क्या है? प्रोटीन मात्रा में ज्यादा है। प्रोटीन क्या है? मात्रा में ज्यादा। हाँ, संख्या कम है भले, लेकिन उसकी मात्रा क्या है? ज्यादा है। भाई प्रोटीन तो इतना बड़ा है, अब इतने से 3 मान लो, चार चार फास्फोलिपिड को ये कैप्चर कर रहा है, तो यहाँ तो 4 फास्फोलिपिड को कैप्चर, संख्या ज्यादा होगी कि नहीं होगी? संख्या ज्यादा भले फास्फोलिपिड की है, लेकिन मात्रा किसकी ज्यादा है? प्रोटीन। आगे बात समझे? तो आरबीसी का विशेष रूप से याद रखोगे, ये प्रश्न पूछा जाता है कि आरबीसी के अंदर प्रोटीन की मात्रा कितनी प्रतिशत? 52%। और लिपिड की मात्रा कितनी प्रतिशत होती है? 40% होती है। एक छोटा सा टॉपिक और बीच के अंदर रह गया, देखो ये पढ़ा देता हूं, ठीक है? देखो, परिवहन चलो बाद में पढ़ देंगे, ठीक है? चलो आज